इस बार मैथ को छोड़कर हमारे बाकी सारे पेपर अच्छे हुए। संसद को एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए फिर से स्थगित कर दिया गया। सैंडी और साजन यूपीटीयू के पेपर को लीक करने के जुगाड़ में लगे रहे। बड़ी मुश्किल से क्वांटम के भरोसे हमने अपना एग्जाम दिया। अगले दिन हम सब अपने अपने घर जाने वाले थे। मैं आशी से 20 दिन के लिए दूर होने जा रहा था, जो शायद मेरे लिए एक मुश्किल घड़ी थी। हम लोग अंतिम बार कैंटीन में मिले। मैं उससे जी भरकर देखना चाहता था, क्योंकि उसके बाद मुझे उसके बिना 480 घंटे, 28,800 मिनट और 17,28,000 सेकंड बिताने थे। 10 जून, बनारस। वरुणा एक्सप्रेस ने अपने निर्धारित समय से पूरे 45 मिनट की देरी से मुझे बनारस पहुंचाया और हमारी असुविधा के लिए खेद भी जाहिर किया। बनारस, महादेव की नगरी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और बनारस में अंतिम सांस लेने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। अब ये कितना सही है, ये तो मरने वाला ही बता सकता है। यहाँ पेट भरने के लिए पैसे नहीं, महादेव का नाम ही काफ़ी होता है। कैंट स्टेशन पहुँचते ही मानो पूरा समा हर हर महादेव से रंग गया हो। रात के 1 बजे भी ऑटो वाले हमारी सेवा में तत्पर थे। बनारस कभी सोता नहीं और यहाँ चाय पीने व पान खाने का कोई टाइम नहीं होता। यहाँ के लोग पान खाने और उसी से दिवाले रंगने में माहिर होते हैं। मेरा घर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर था और वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर महादेव का घर, विश्वनाथ मंदिर, जो दशामेध घाट से नज़दीक है। मैं बहुत जल्दी घर पहुँचना चाहता था। एक लंबे वक्त के बाद मैं घर वापस आया था। घर पहुँचते ही मेरा आदर सत्कार शुरू हो गया। मैं अपने घर में इकलौता लड़का था। बाकी 2 बहनें जो बनारस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। घर पहुंचते ही हर माँ की तरह मेरी माँ के मुंह से पहला शब्द, कितना दुबला हो गया है, हॉस्टल में खाना ठीक से नहीं देते क्या? मैंने उन्हें गले लगा लिया। आप चाहे दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में क्यों न चले जाएं, पर माँ के हाथ का बना हुआ खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना होता है और हर माँ का बेटा उसके लिए सबसे बुद्धिमान, सुंदर और दुबला होता है। माँ देख, बाहर जाकर ये कितना बदल गया, इसके बाल देख। बड़ी दीदी ने आते ही मेरी खिंचाई शुरू कर दी, जो हर बार की तरह माँ से मुझे डांट दिलाने में पीछे नहीं रहती थी। एक समय जब मैं छोटा था तो वो मेरे बालों को बांधकर मुझे लड़कियों की ड्रेस पहनाकर अपने कॉलेज ले जाया करती थी, जहाँ मुझे बहुत सी सुंदर लड़कियों के साथ खेलने का मौका और कभी-कभी अपने गालों पर उनके होठों का स्पर्श मिलता था। मेरी छोटी बहन सुप्रिया, जिसे हम प्यार से छोटी बुलाते थे, न जाने मेरे बैग में क्या ढूंढती रहती, जो उसका पसंदीदा काम था। मैं उसे हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करता था और वो मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ को परेशान करने की धमकी देती। पापा मध्य प्रदेश में प्राइवेट जॉब पर थे। वो हर महीने के अंत में घर आया करते थे, पर घर के लिए पैसा पहले पहुंच जाता था, जिसमें से एक मोटी रकम मेरे कॉलेज के लिए लग जाती, ताकि वो मुझे अच्छा इंजीनियर बना सके। पूरे घर की जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी। माँ को हर चीज़ की परवाह होती थी, हमारी पढ़ाई से लेकर हमारे हर अच्छे बुरे की, हमारी पसंद नापसंद, हमारी ज़रूरतें। वो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही इंजीनियर, पर वो दुनिया का हर काम कर सकती हैं। लेकिन वो खुद को एक हाउसवाइफ कहती हैं। कहते हैं माँ अच्छी या बुरी नहीं होती, माँ माँ होती है। भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने रूप में माँ को भेजा
और हम उस भगवान खुदा को पत्थरों में तलाशने में जुटे रहते हैं। हमारा एक छोटा और खुशहाल परिवार है। घर पहुंचने के बाद मेरी सुबह 10 बजे के बाद ही होती। पापा हर बार गुस्सा होते कि ये यहाँ इतना देर तक सोता है तो वहाँ पढ़ता क्या होगा। और हर बार माँ कोई न कोई बहाना बना देती। हम हर दूसरे दिन गंगा आरती देखने जाया करते। वहाँ के लोग शाम तक अपना काम खत्म करके गंगा की मनोहर आरती के लिए एकत्रित होते। ये नज़ारा अपने आप में अनोखा होता है। दूर देश विदेश से लोग इस आरती को देखने आते हैं। मेरे साथ क्वींस कॉलेज में पढ़े हुए कुछ दोस्त भी छुट्टियों में घर आ गए थे, जिनमें से कुछ मेरी तरह ही इंजीनियरिंग कर रहे थे। हम दिन भर बाइक से बनारस की गलियों को छानते और शाम को घाट पर बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते। बनारस में अधिकतर प्यार छत के छज्जों से शुरू होता है। अगर आपने लड़के के घर वालों को पटा लिया तो समझो आपका आधा काम हो गया। पर मुझे अब हर चेहरे में आशी का चेहरा नजर आता। मैं आशी और अपने दोस्तों से मिलने को बेकरार था। हर दिन मैं आशी के व्हाट्सएप डीपी को देखकर उसे अपने सामने महसूस करता। बीच बीच में मुझे काव्या के भी फ़ोन आते रहे, जिसका नाम मैंने अस्थना सर के नाम से सेव कर रखा था। 20 दिन की छुट्टियां कब बीत गई पता भी नहीं चला। लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। वहां हवा के भी गुजरने की कोई जगह नहीं थी। मुझे बड़ी मुश्किल से अंदर घुसने की जगह मिली, जहां मैं खड़ा तो हो सकता था मगर हिल नहीं सकता था। मैं बेगमपुरा एक्सप्रेस के जनरल बोगी में था, जो वाराणसी कैंट से जम्मू तक जाती है। मैं अब धीरे धीरे घर की परिस्थितियों को समझने लगा था, इसलिए मैं जनरल डब्बे में सफ़र करके पूरे 120 रुपये बचा सकता था। ट्रेन के निकलने में अभी आधे घंटे का वक्त था। लोग इंच भर जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग महीने भर का राशन अपने साथ ले जा रहे थे और वहाँ अपने सामान के साथ ऐसे बैठे थे मानो खुद रेल मंत्री ने उनके लिए सीट उपलब्ध कराई हो। वहाँ लेडीज फर्स्ट जैसा कोई नियम लागू नहीं होता। आपसे पहले अगर आपका गमछा या रुमाल भी पहुंच गया तो समझिए सीट आपकी रिजर्व है। खिड़की के पास वाली सीट पर एक दादाजी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, जो बार बार अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सिस्टम को कोस रहे थे और अपने पैरों को दोनों तरफ अपने सामान की जगह बनाए हुए थे। ये वही लोग होते हैं जो कभी सीट न मिलने पर लोगों पर व्यंग कसते हैं कि आजकल के युवा बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। और अगर आपने इन्हें समझाने की कोशिश की तो आप इनके तीखे शब्द भेदी बात से बच नहीं सकते। अगर आपको सही मायने में हमारी संस्कृति और हमारे समाज की सोच की विविधताओं को गहराई से जानना है तो ट्रेन आपके लिए एक अच्छी जगह है। ट्रेन के जनरल बोगी में सीट पाना अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जाती है। पर कहते हैं ना, चलती का नाम जिंदगी। हर रोज लाखों लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते सफर करते हैं। इस जंग में 5 रुपए का चना बेचने वाला भी अपना गुजर बसर कर लेता है। आज मैं भी उस भीड़ का एक अहम हिस्सा था। मुझे 6 घंटे अपनी जगह से हिले बिना बिताने थे। 1 बजे तक ट्रेन ने बनारस को पीछे छोड़ दिया। मैं लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं उनके पीछे की स्टोरी जानना चाहता था। सबकी शक्लें साफ बता रही थी कि वो ऐसे सफ़र में खुश नहीं थे, पर अब ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। 2 आदमी जो अपनी भारी सामान को रखने के लिए आपस में झगड़ रहे थे, उनकी औरतें जौनपुर स्टेशन तक आते आते एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई और अपने बैग को रखने में एक दूसरे की मदद भी की। सबकी कहानी कुछ अलग थी, पर सबकी कहानी अपने में खास थी। कोई चुपचाप अपने बीते दिनों में खोया था, कोई अपने वर्तमान की जानकारी किसी अजनबी से शेयर कर रहा था,
कोई देश की स्थिति से नाखुश था तो किसी ने देश के दिग्गज मंत्री को चोर करार दिया। हमारे देश की विविधताओं, अलग अलग सोच एक साथ उस ट्रेन में सफ़र कर रही थी। 6 बजे तक बेगमपुरा एक्सप्रेस ने हमें लखनऊ स्टेशन तक पहुंचा दिया। स्टेशन पर उतरने वाले से ज़्यादा भीड़ अब चढ़ने वालों की थी। मैंने उस भीड़ को अलविदा कहकर चार बाग से बीसीडी के लिए ऑटो किया। लखनऊ में मेट्रो के बनने की घोषणा हो चुकी थी, पर अभी उसके बनने में सालों का वक्त था, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लखनऊ पहुंचते ही हमारे फ्रेंड ग्रुप का नेटवर्क काम करने लगा। मैं भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए उतावला हो रहा था, पर उससे ज़्यादा मैं आशी को देखने के लिए उतावला था। वो भी आज गोरखपुर से कॉलेज आने वाली थी। अगले 1 घंटे बाद मैं सीबीएच पहुंच गया, जहां साजन मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसे मेरे आने से ज़्यादा खुशी मेरे बैग में पड़े सामान को खाने की थी, जिसे माँ ने मेरे खाने के लिए बनाया था। मैंने रात में आशी को मैसेज किया, मिस यू मॉम। उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा था, हाय वंस अगेन वेलकम इन जेल। हाय सैड स्माइल। यार घर की याद आ रही है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे कुछ दिनों की तो बात है, अगले महीने छुट्टी है, फिर घर चली जाना। वैसे यहाँ के लिए डोंट फियर, आनंद इज हियर। स्माइली। मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था। वो कॉलेज आ चुकी थी। हम महज कुछ गज के फासलों पर थे, अपने अपने हॉस्टल में। मैं उसे अपनी बातों और कुछ जोक्स से खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने घर वालों की बातें शेयर कर रही थी। मेरे सिवाय वो सबको मिस कर रही थी, और मैं उसके सिवाय किसी को नहीं। उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा दिख रहा था। वाओ नाइस, ये तुम्हारी फ़ोटो है। स्माइली। लोल, ये मेरी मिस्टी है, दीदी की लड़की। लव हर। आई लव यू एंड आई मिस यू वेरी बैडली। मैं लिखना चाहता था। ओह वाओ सो क्यूट, इतनी प्यारी, इसका नाम तो मिठाई होना चाहिए। हा हा हा। ओके, अब से ये मेरी मिठाई। उसने मुझे एक वीडियो भेजा, जिसमें मिठाई की फ़ोटो से वीडियो बनाया गया था, और बैकग्राउंड में मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू गीत बज रहा था, जो उसके भाई ने बनाई थी। पता है, मैं सुबह से इस वीडियो को देख रही हूँ। नाइस वीडियो, ऐसा तो मैं भी बना सकता हूँ। मैंने झूठ बोला। सच्ची? ऑफ कोर्स, यू नो आई एम सो टैलेंटेड। मुझे लगा वो मेरी तारीफ करेगी। तो बनाओ, मैं पिक भेज रही हूँ। उसने फ़ोटो भेजना शुरू किया, जिसमें कुछ मिठाई की सिंगल तो कुछ आशी के साथ की फ़ोटो थी। मैंने बस आशी के साथ वाला फ़ोटो सेलेक्ट किया, और पूरी रात बस आशी का वीडियो बनाया। आई एम अर्ली वेटिंग, सेंड मी वीडियो नाउ। मैंने सुबह आँख खुलते ही उसका मैसेज पढ़ा। ओ शिट, मैं तो बस आशी का वीडियो बनाया। मैंने उसे मैसेज किया, वीडियो तो बन गया, पर सेंड नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं तुम्हें लंच में मिलकर देता हूँ। ओके सी यू देयर, बाय। मैंने कॉलेज बंक मारी, जो मेरा फेवरेट काम था, और मिठाई की 3 वीडियो बनाई। मुझे तो बस आशी से मिलने की खुशी थी। अब मैं उसे अपनी फीलिंग बताना चाहता था। हमारी दोस्ती को 1 साल हो गए थे, पर दूसरी तरफ मैं डरता था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। मैं उसे किसी भी तरह खोना नहीं चाहता था। शायद मेरे प्यार को कभी न कभी वो खुद समझ जाएगी। मेरी आंखें उससे नहीं हट रही थी। मैं फिर से खो गया, मानो कितने सालों बाद मैंने उसे देखा हो। वो मेरे सामने थी, वही चेहरा जिसे मैं छिपकर देखा करता था। उसका सफ़ेद दुपट्टा हवा में लहराता हुआ, जैसे कोई गीत गा रहा हो। उसकी आंखें जो धीरे धीरे खुल रही थी और बंद हो रही थी। उसके होठ ना जाने क्या कह रहे थे, और बालों का आपस में लड़ना जारी था। सब कुछ एक बार फिर से स्लो मोशन में था। शेयर इट तो ऑन कर।
अनिरुद्ध ने मुझे जोर से हिलाते हुए बोला। वो हंसने लगी। हु केयर्स? हम लोग कॉलेज के लवर्स पॉइंट पीएमसी चौराहे पर खड़े थे। आंचल कहाँ है? अनिरुद्ध ने उससे पूछा, क्योंकि हमारे फंटास्टिक 4 ग्रुप में उसकी ही कमी थी। पता नहीं, शायद वो हॉस्टल चली गई, आशी ने कहा। मिठाई कैसी है? मैंने पूछा। वो हंसने लगी। वो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, मैं कल उसे बहुत मिस कर रही हूँ। और कल मैंने उससे फ़ोन पर बहुत सारी बातें भी की। बातें? पर वो तो अभी 2 महीने की है, तो बात कैसे करती है? मैंने पूछा। उसने अपनी पतली भौहें मरोड़ ली। पागल, मैं तो उसकी फीलिंग समझती हूँ ना। क्या तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? मैंने चिढ़ाते हुए कहा। और नहीं तो क्या? उसने अपनी जीभ चटकाई। पीएमसी के चारों तरफ लोग अपने नए सेमेस्टर की शुरुआत में कॉलेज के माहौल को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग जो पहले साल तक सिंगल थे, आज उनमें से कुछ कपल बन चुके थे। कॉलेज में नए स्टूडेंट आ गए थे, जिनमें से कुछ हमारी ही तरह थे, शांत, सीधे साधे, पढ़ाई करने वाले, फैशन से दूर रहने वाले, जैसे हम पहली बार कॉलेज में आए थे। लड़के पहले से और जंगली दिख रहे थे, और वहीं लड़कियां और भी निखरती जा रही थी। एंटी रैगिंग कैंपस का पोस्टर चारों तरफ लग चुका था, और अब हम भी सीनियर हो गए थे। चलो, वीडियो आ गया, अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल। देखती हूँ तुमने कैसा वीडियो बनाया है। मैं सबको बताने वाली हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझ लेना। उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा। मुझे उसकी हर चीज़ पसंद थी, फिर चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। हे सुनो, कल तुम फ्री हो? अनिरुद्ध चौराहे पर चक्कर लगाने के बाद हमारे सामने आया। हाँ, पर क्यों? आशी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कल तो संडे है। क्यों, ट्रीट दे रहे हो क्या? अरे तुम एक बार बोलो तो ये तुम्हारे लिए। कहता हुआ अनिरुद्ध रुक गया। क्या? आशी ने कहा। मतलब हाँ, ट्रीट ही है, एक छोटी सी पार्टी। पीहू का बर्थडे है ना। अनिरुद्ध ने मुझे चोरी से आंख मारते हुए कहा। ये शायद उसकी नई प्लानिंग थी, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मेरी एक छोटी भांजी है जिसका कल बर्थडे है, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी। मैंने उस झूठी कहानी को आगे बढ़ाया। अरे वाह, तब तो मैं पक्का आऊँगी। मैं आंचल को भी बोल दूँगी। और हाँ, तुम मामा बने हो तो पार्टी बड़ी होनी चाहिए। बाय, उसने दूर जाते हुए कहा, और वो अपने हॉस्टल चली गई। देखा, तेरा काम मैंने बना दिया। अब कल तू उससे अकेले में मिलेगा और प्रपोज करेगा। मैं आंचल को सब समझा दूंगा उसके साथ ना आने के लिए। अनिरुद्ध ने बेशक एक अच्छी तरकीब बनाई थी। जा अनंत जा, जी ले अपनी जिंदगी, उसने फिल्मी अंदाज में कहा। क्या ये मेरी पहली डेट होगी? क्या मुझे प्रपोज करना चाहिए? हमारी दोस्ती को 1 साल हो गए हैं। अब तो वो मुझ पे विश्वास भी करने लगी है। यार, मुझे डर लग रहा है। मैं उसे कैसे प्रपोज करूँगा? साले, अब तो वो तुझे अच्छे से जान भी गई है। अब क्या सुहाग रात में भी सबको साथ ले जाएगा? ले जा, मूवी दिखा। चुपके से हाथ पकड़, आई लव यू बोल देना। उसने अपना घटिया सुझाव प्रस्तुत किया। हम आशी के जाने के बाद पीएमसी पर बैठकर कल होने वाले मेरे पहले डेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में आशी को कुछ पता नहीं था। मैंने निश्चय किया कि कल मैं उससे अपने दिल की बात बता दूंगा, जिसे मैंने पहले दिन से रोक रखा था। मैंने रात को उसे मेन्यू भेजा। वेव मॉल, व्हाट अबाउट मूवी? मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मेरी पूरी प्लानिंग उसके एक हाँ पर टिकी थी। 5 मिनट बाद, आई रियली सॉरी यार, आई कांट कम। आंचल की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं अकेले उतना दूर कभी गई नहीं। ओह सो सैड। जिसका डर था वही हुआ। आंचल को न लाने की प्लानिंग हम पर ही भारी पड़ गई। बट
पार्टी तो मुझे चाहिए। स्माइली। कैंटीन में 10 बजे। कैंटीन 10 बजे। ओके डन। और हाँ यार, वीडियो बहुत अच्छा था। किस वाली 3 स्माइली। क्या किसिंग स्माइली? क्या ये मेरे लिए है? उसने मुझे किस भेजा? मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने भी उसे किस वाली स्माइली भेज दी। ओ मिस्टर, ये तुम्हारे लिए नहीं था। ये वीडियो और मिठाई बनाने के लिए था। ओह, मैंने सोचा मेरे लिए है। हा हा हा, डफर। आज की रात बड़ी मुश्किल से बीतने वाली थी, क्योंकि कल वो पल आने वाला था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल मैं उसे प्रपोज करने वाला था, उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। इस बात को सोचने से ही मेरी धड़कनें तेज चलने लगी। पता नहीं कल सामने क्या होगा। एक समय था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उसे प्रपोज करूँगा, पर ये हकीकत में होने वाला था। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पहनूं। वैसे तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को ड्रेसिंग सेंस के बहुत सारी चीज़ें बताता, पर बात अपने पर आती है तो कोई सेंस काम नहीं करता।